हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन। और भारत में कहा जाता है कि हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये टाइम के साथ चलने में सक्षम है ताकि हमारी कंट्री जो चैलेंजेस फेस कर रही है हम उनको एड्रेस कर पाए। हम ये ना सोचे कि हमारा संविधान तो कमजोर है, इसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। और इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, संविधान को जीवंत बनाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने ड्राफ्टिंग के समय ये सोचा कि हमें कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे इस प्रॉब्लम से निपटा जा सके। तभी ये आइडिया निकल कर आया कि हम अपने संविधान को ऐसा भी बनाएंगे जिसमें हम कभी भी इसमें कुछ नई चीजों को ऐड कर सके, जिससे इसकी अहमियत बनी रहे। फॉर एग्जाम्पल, हम टाइम टाइम पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करते हैं, उन्हें रिन्यू करते हैं ताकि उनकी प्रासंगिकता समय के साथ बनी रहे। ठीक यही सिस्टम हमारे संविधान पर भी लागू होता है कि जब जब देश को ऐसी जरूरत पड़ेगी कि संविधान में कुछ चेंजेस करने हैं, भारत ऐसा करने में सक्षम होगा। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही हम संविधान संशोधन कहते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आर्टिकल 368 यानी संविधान का अनुच्छेद 368 इसकी बकायदा व्यवस्था करता है कि हमारी पार्लियामेंट कुछ प्रोसेस को फॉलो करके संविधान में संशोधन कर सकती है। ध्यान रखना ये बात कि आर्टिकल 368 ये जो पावर है हमारी पार्लियामेंट को देता है, हमारी संसद को देती है कि संविधान में सिर्फ वही संशोधन कर सकती है। और इसके लिए हमारे पास तीन प्रोसेस है, यानी तीन तरीके ऐसे हैं जिनसे हम संविधान को अमेंड कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। वो कौन कौन से? पहला है सिंपल मेजोरिटी, सेकंड है स्पेशल मेजोरिटी एंड तीसरी है स्पेशल मेजोरिटी विथ पार्लियामेंट एंड स्टेट। आइए एक एक करके इन सभी को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल मेजोरिटी का यहाँ पर मतलब है कि सरकार साधारण बहुमत से संविधान में कुछ संशोधन कर सकती है। मीन्स अगर 50% मेंबर अपनी सहमति दे देते हैं तो हमारा काम बन जाता है। ये काफी इजी प्रोसेस है। जब सिंपल मेजोरिटी का यूज किया जाता है तो हम उसे आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं मानते, क्योंकि ये अमेंडमेंट होते रहते हैं। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सिंपल मेजोरिटी के थ्रू कौन कौन से अमेंडमेंट किए जाते हैं। देखिए, अगर नए राज्य बनाना हो, विधान परिषद को बनाना हो या फिर उसे खत्म करना, उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। फिर सेकंड शेड्यूल से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस एंड सीएजी, इनकी सैलरी और अलाउंस को अगर मैनेज करना है तो इसमें भी सिंपल मेजोरिटी का यूज किया जाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट मेंबर की जो सैलरी होती है, पार्लियामेंट में जो प्रोसीजर होते हैं, मेंबर्स के प्रिविलेज, उनकी कमिटी, इनको भी अमेंड करना है तो सिंपल मेजोरिटी यूज की जाती है। फिर सिटीजनशिप से रिलेटेड जो इशू होते हैं उनको भी सिंपल मेजोरिटी से डील किया जाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना हो, यूनियन टेरिटरी हो, इसके अलावा फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल, इनसे रिलेटेड इशू में भी सिंपल मेजोरिटी यूज की जाती है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि विधान परिषद को बनाना हो या फिर उसे खत्म करना, तो उसमें कौन सी मेजोरिटी यूज की जाती है, तो उसमें सिंपल मेजोरिटी यूज की जाती है। फिर आती है स्पेशल मेजोरिटी। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि पार्लियामेंट के टोटल मेंबर की मेजोरिटी। जैसे कि अगर संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई बिल लोकसभा में पेश किया जाता है, वैसे तो इसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोकसभा का एग्जाम्पल ले रहे हैं। लोकसभा में अभी कितने मेंबर हैं? 543। मीन्स आपके पास 273 मेंबर की सहमति चाहिए होगी प्रोविजन को अमेंड करने के लिए। इसी के साथ जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उनमें से 2/3 बिल के सपोर्ट में होने चाहिए, तभी ये बिल किसी हाउस में पास हो पाएगा। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट, यानी हमारे जो मौलिक अधिकार है उनमें हमें चेंजेस करने हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट की हम बात करें, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें, अगर उनको बदलना है तो इस प्रोसेस का यूज किया जाएगा। और फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी में जो भी चीज शामिल नहीं है, जो भी चीज इंक्लूड नहीं है, उसको इस कैटेगरी के थ्रू अमेंड किया जाएगा। फिर आती है थर्ड कैटेगरी, यानी स्पेशल मेजोरिटी विथ पार्लियामेंट एंड स्टेट। इसमें क्या होता है, पार्लियामेंट और स्टेट दोनों मिलकर संविधान के प्रोविजन को अमेंड करने की कोशिश करते हैं। इस केस में यह होता है कि पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी, जिसके बारे में अभी हमने बात की, यानी सेकंड नंबर की, प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति होनी चाहिए विद सिंपल मेजोरिटी। यानी इससे रिलेटेड बिल कोई से पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी की नीड होगी। साथ में ये बिल अगर विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर में पेश किया जाता है, उनके सामने रखा जाता है, तो इसमें सिंपल मेजोरिटी की नीड होगी। ठीक है, अब इनके थ्रू कौन कौन से अमेंडमेंट किए जाते हैं? देखिए, अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं अगर इंडिया में, तो उनसे रिलेटेड कोई से भी चेंजेस करने हो तो हमें स्पेशल मेजोरिटी की नीड होगी। इसी के साथ एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की शक्ति को बढ़ाना है, चाहे वो स्टेट लेवल पर हो या फिर केंद्र लेवल पर, इस स्पेशल मेजोरिटी का यूज किया जाता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ चेंजेस करने हो तो इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है।
संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है तो इस स्पेशल मेजोरिटी की नीड होगी। अगर 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में कोई चेंजेस करने हो तो इसमें भी पार्लियामेंट और स्टेट दोनों की नीड होगी। इसी के साथ अगर आर्टिकल 368 में भी चेंजेस करने हो तो उसके लिए भी स्पेशल मेजोरिटी की नीड होगी। ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या अभी तक इस तरह के संशोधन किए गए हैं? बिल्कुल किए गए। फॉर एग्जाम्पल, पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसमें मौलिक अधिकारों में कुछ चेंजेस किए गए थे। साथ ही 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहला संविधान संशोधन कब आया था, तो आपको पता होना चाहिए 1951 में आया था, यानी 1951 में आया था। यहीं से क्वेश्चन ये भी बनता है कि 9th शेड्यूल किस संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। इसके बाद 1971 में एक बड़ा संविधान संशोधन हुआ था, यानी 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971। इसने क्या किया था कि राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए जरूरी कर दिया था कि आपके पास अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई सा भी विधेयक आता है, कोई सा भी बिल आता है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको उस पर साइन करने पड़ेंगे, आप उसमें वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते। फिर 1973 में 31वां संविधान संशोधन किया गया था। इसने क्या किया था, लोकसभा में जो 525 सीट थी उसको बढ़ाकर 545 कर दी थी, जो अभी तक चल रही है। दिन आता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसने आधे से ज्यादा संविधान को बदल कर रख दिया था। फिर इस गलती को सुधारने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1970 एक्ट लाया गया था। इसने क्या किया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो जो गलती थी, जो जो खराब चीजें की गई थी, उन सभी प्रावधानों को उलट दिया था। अगर आपके सामने कोई सा क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन ने 42वें संविधान संशोधन को उलट दिया था, तो ये आपको पता होना चाहिए 44वें संविधान संशोधन 1978 ने। ठीक है। फिर आया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। इसने क्या किया था कि हमारे राजनेता जो बार बार दल बदलते थे, उनकी इन हरकतों को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। उसके बाद आता है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसने क्या किया, वोटिंग की एज को 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया। फिर आता है 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990। इसने क्या किया था, हमारे देश में जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कर दी थी। फिर आता है 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991। इसने क्या किया था, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया था और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया था। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1993 में लाया गया। इसी ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। फिर इसी साल यानी 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। इसने शहरों में नगर पालिका की व्यवस्था की। फिर आता है 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया, खासकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो इसका आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, राइट। फिर इसके बाद आता है 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसने क्या किया था, जब 1990 में ST/SC कमीशन बने थे तो वो दोनों एक थे, लेकिन 2003 में इस अधिनियम के तहत उनको दो अलग अलग पार्ट में सेपरेट कर दिया। यानी अब से ST कमीशन अलग हो गया और SC कमीशन अलग हो गया। फिर इसके बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2012 लाया गया। इसने क्या किया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो सहकारी समिति होती है, उन्हें संवैधानिक दर्जा दे दिया। फिर 100वां संविधान संशोधन 2015 लाया गया। इसने क्या किया था, भारत और बांग्लादेश के बीच जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट थे उनको सोल्व किया। फिर उसके बाद 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 लाया गया। इसके तहत भारत में GST लागू किया गया। फिर उसके बाद 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 लाया गया। इसने क्या किया था, जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। ध्यान रखना, ये 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। फिर इसी तरह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया। इसने क्या किया था, जो EWS कैटेगरी के लोग थे उनको 10% का आरक्षण दे दिया। फिर इसके बाद आता है 106वां संविधान संशोधन 2024। इसने क्या किया था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दी थी। यानी महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर दी थी इस 106वें संविधान संशोधन 2024 ने। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थे जिसके बारे में हमने जाना। अब थोड़े MCQ की बात करते हैं। इनमें से कौन से विधेयक हैं जिन्हें भारतीय संसद में यानी इंडियन पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या फिर संविधान संशोधन विधेयक?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन विधेयक, है ना। आर्टिकल 368 इसकी व्यवस्था करता है। और अभी हमने ये चीज डिस्कस की थी, ये दो तरह के होते हैं, एक तो स्पेशल मेजोरिटी एंड एक स्पेशल मेजोरिटी विथ पार्लियामेंट प्लस स्टेट। संविधान के किस आर्टिकल के थ्रू संविधान संशोधन किए जाते हैं? आर्टिकल 368, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356 या आर्टिकल 352? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368। फिर क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन की जो पहल है, जो इनिशिएटिव है, वो कहाँ स्टार्ट की जाती है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, या फिर संसद के किसी एक सदन में? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, हम संविधान संशोधन से रिलेटेड बिल वहां पर पेश कर सकते हैं। संविधान के कौन से संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया था? किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य कर दिया था कि आपको संविधान संशोधन के जो विधेयक होते हैं उन पर अपनी सहमति देनी होगी? 24वां संविधान संशोधन, 23वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या फिर 44वां संविधान संशोधन? इसका आंसर हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसने क्या किया था? राष्ट्रपति की जो शक्ति थी वीटो पावर की, वो खत्म कर दी थी संविधान संशोधन से रिलेटेड, कि अगर आपके पास कोई सा बिल आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर, तो आपको उस पर सहमति देनी ही होगी, आप उसको लौटा नहीं सकते। फिर क्वेश्चन आता है कि संविधान का पहला संशोधन जो कि 1951 में लाया गया था, वो किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों में कृषि एवं कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से, या फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कृषि भूमि संबंधित सुधारों से। भारतीय संविधान में शेड्यूल 9 कब जोड़ी गई थी? सो आपको पता होना चाहिए, पहले संविधान संशोधन के तहत 1951 में। ठीक, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? 42वें, 44वें, 46वें या फिर 50वें? अभी हमने पढ़ा था, ये था 42वें संविधान संशोधन 1976 को। इसने संविधान की बहुत सारी चीजों को बदल के रख दिया था। फिर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी टाइम स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, संविधान के पार्ट 4A में, राइट। इस संविधान संशोधन के तहत वोटिंग एज घटा दी गई थी, उस कम कर दी गई थी, 61, 44, 42 या फिर 24? तो इसका आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन 1988 के लिए। इसने क्या किया था? जो वोटिंग एज है वो 21 को कम करके 18 कर दी थी। फिर क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन ने दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा दिया था? 61, 69, 71 या फिर 79? तो इसका आंसर हो जाएगा 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसने क्या किया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया था। फिर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आयोग थे उनको सेपरेट कर दिया था, उनको दो अलग निकायों में बांट दिया था? इसका आंसर हो जाएगा 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। इसने क्या किया था? जो एसटी और एससी के कमीशन थे उनको दो सेपरेट एंटिटी में बांट दिया था, उनको अलग कर दिया था। फिर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन ने व्यवस्था की थी कि मंत्री परिषद का जो आकार है वो लोकसभा या विधानसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनके 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी 91th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसने मंत्री परिषद का आकार सीमित कर दिया था। फिर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी लाया गया था? 98, 99, 100 या फिर 101? तो इसका आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, है ना। हमने पढ़ा था इसके तहत जीएसटी को लागू किया गया था। फिर एक क्वेश्चन है कि इन मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो हमने पढ़ा था ये काम संसद का है। आर्टिकल 368 संसद को, पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। ओके। फिर एक क्वेश्चन है कि अभी यानी 2024 तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 105, 106, 107 या फिर 108? सो इसका आंसर हो जाएगा 106, क्योंकि लास्ट वाला अभी किया गया था कुछ टाइम पहले ही, जिसमें क्या किया था कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर में विमेंस के लिए 1/3 सीट एलोकेट कर दी थी, है ना, रिजर्वेशन कर दिया था उनके लिए 1/3 सीटों का। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।